हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको यूकेपीएससी लेक्चरर के आवेदन में जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, इसको दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, किस डेट तक बने होने चाहिए। ये सभी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं परिशिष्ट 4 खोलकर बैठी हूँ विज्ञापन का, जिसमें आपको आयोग ने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है जो आपको भेजनी है वहाँ पर ज़ेरॉक्स करके और सेल्फ अटेस्ट करके। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वप्रमाणित छाया प्रति। ठीक है, तो स्वप्रमाणित का मतलब होता है आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और छाया प्रति मीन्स आपको ज़ेरॉक्स करके भेजनी है ये सभी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहले है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका। तो आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक तालिका यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को ही ज़ेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। दूसरा है इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका यानी कि 12th का आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों ज़ेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। फिर है स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका। तो स्नातक उपाधि का मतलब है यहाँ पर डिग्री और अंक तालिका मतलब मार्कशीट। वो भी आपको समस्त वर्षों, अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, आपने बीए या बीएससी किया है, तो तीनों सालों की मार्कशीट आपको भेजनी पड़ेगी सेल्फ अटेस्ट करके। और अगर आपने सेमेस्टर वाला बीए या बीएससी किया है तो उसमें आपके पास 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होंगी। उसके बाद है स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक तालिका। तो स्नातकोत्तर के साथ भी सेम है। अगर आपने एमए 2 साल का किया है तो आपको दोनों साल की मार्कशीट और डिग्री भेजनी होगी। बट अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो आपके पास 4 मार्कशीट होंगी चारों सेमेस्टर्स की। तो उन चारों सेमेस्टर्स की मार्कशीट को सेल्फ अटेस्ट करके डिग्री के साथ आपको भेजना है। फिर है एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो एलटी डिप्लोमा तो पहले ज़माने में लोग करते थे, उसे आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना होगा। और अगर आपने बीएड किया है तो बीएड भी पहले 1 साल का था। तो जब 1 साल का था तो आपके पास 1 मार्कशीट होगी, और जब 2 साल का था तो आपके पास 2 मार्कशीट होगी, और जब आप सेमेस्टर का हो गया तो आपके पास 4 सेमेस्टर की 4 मार्कशीट होगी। तो इसलिए आपको उस हिसाब से चारों मार्कशीट भेजनी है, और डिग्री तो एक ही होगी तो वो डिग्री भी आपको भेजनी है। इसके बाद है अधिमानी अहर्ताओं संबंधी प्रमाण पत्र। तो अधिमानी अहर्ता में आपका था एनएसएस बी और सी सर्टिफिकेट और एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट्स के को भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पर भेजना होगा। और उसके सिवा था राष्ट्रीय जो सेना है, सेना में जिन्होंने काम किया है उससे संबंधित जिनके पास अधिमानी अहर्ता है, वो अपनी उस अधिमानी अहर्ता का सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्ट करके भेजेंगे। इसके बाद है आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र। तो आरक्षण जो भी आपके आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या फिर जो अनाथ बच्चों के लिए भी आजकल रिजर्वेशन है, और पीएच जो कैटेगरी है, जितने भी दिव्यांगजन हैं, उन सभी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट भी आपका आवेदन से पहले की डेट में बना होना चाहिए। जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो अगर आपके पास वो एक्सपायर्ड है तो वो वहाँ पर नहीं चलेगा, आपको नया बनाना पड़ेगा, और वो भी 1 नवंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए। वो 1 साल तक के लिए वैलिड होना चाहिए, तभी वहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी को क्लेम कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र का भी ज़ेरॉक्स करा के सेल्फ अटेस्ट करा के भेजना है। इसके बाद है विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अहर्ता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र के रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख एवं प्रमाण पत्र। अभी कौन सा दावा है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, 8वें पॉइंट में ये जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो ये डॉक्यूमेंट है सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का डॉक्यूमेंट। तो सेवायोजन कार्यालय में जो आपका पंजीकरण है उसका भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना होता है। इसके लिए जिन लोगों को अनिवार्यता नहीं है वो 2 लोग हैं। एक तो जो ऑलरेडी राज्य की किसी गवर्नमेंट सेवा में है, उनके लिए अनिवार्यता नहीं होती है सेवायोजन डॉक्यूमेंट को भेजने की। और दूसरे हैं जो पूर्व सैनिक है, अगर उन्होंने जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास में ऑलरेडी पंजीकरण करा रखा है तो उन्हें भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का जो डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं भेजना होता है। बाकी सभी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो जॉब के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर भेजना होता है। उसे भी आप सेल्फ अटेस्ट करके आयोग को भेजेंगे। सो आई होप आपको 8वां पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी राज्याधीन सेवा में सेवारत हैं, यानी कि जिनके लिए 8वां पॉइंट नहीं था। ठीक है, जिन्हें सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन का
जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं भेजना है। अब इन्हें क्या भेजना है, इन्हें अपने सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी भेजनी है। और अगर एनओसी इनको इनके सेवा नियोजक ने नहीं दी है तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र की रिसीविंग कराकर अपने ऑफिस से उसे आयोग को भेज सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे साथ एक बार हो भी चुका है, तो इसे बहुत ध्यान से सुने। यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो, यानी कि आपका नेम और आपके पिता या माता का नेम आपके किसी भी प्रमाण पत्र में अलग है या सिमिलर नहीं है, उसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो आपको उक्त के संबंध में शपथ पत्र भेजना है, एफिडेविट भेजना है मूल रूप में, यानी कि ओरिजिनल एफिडेविट आपको आयोग को भेजना है। अगर आपके फादर का नेम या आपके नेम की स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक है किसी भी डॉक्यूमेंट में, सपोज हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो है वो आपके इंटरमीडिएट या फिर आपके बीए या फिर एमए या बीएड किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहाँ पर स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की और उसमें एक एक अल्फ़ाबेट देखा जाता है। अगर अल्फ़ाबेट में कोई भी डिफरेंस है तो आप उसे चेक कर लें एक बार और उससे रिलेटेड एक एफिडेविट बनाकर मूल रूप में आयोग को जरूर भेजें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है वहाँ पर। इसके बाद है पॉइंट नंबर 11, यह है पूर्व सैनिकों के लिए। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र, इनसे भी एक शपथ पत्र मांगा है कि इन्होंने पूर्व सैनिक होने के बिहाफ पे पहले कभी जॉब नहीं दी है। अगर एक बार वो जॉब ले चुके हैं तो उन्हें दोबारा जॉब पूर्व सैनिक के कोटे से नहीं मिलेगी, तो उनसे भी एक एफिडेविट संलग्न करने के लिए कहा गया है ओरिजिनल रूप में। सो आई होप परिशिष्ट 4 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आयोग ने आपसे मांगे हैं वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको वो किस तरीके से भेजने हैं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना देने वाली हूँ कि किस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से नहीं भेजने पर आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। इसकी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो अब देखिए कि यहाँ पर इन्होंने बहुत से पॉइंट्स बताए हैं। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा स्क्रूटनी की मार्गदर्शिका में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन्होंने दिए हैं। देखिए इनमें पहला है, यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र उपाधि नहीं प्रस्तुत किया गया, यानी कि एमए बीएड जो कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, अगर वो आप नहीं प्रस्तुत करते हैं तो आपको इनएलिजिबल अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा है अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की, यानी अगर आपके पास एनएसएस बी और सी है और आपने आवेदन पत्र में भर दिया लेकिन उसका डॉक्यूमेंट नहीं भेजा तो भी आपके डॉक्यूमेंट को अपूर्ण मानते हुए अनर्ह यानी कि इनएलिजिबल कैटेगरी में रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि अगर आपका आरक्षण संबंधी जो डॉक्यूमेंट है वो वैध ना हो या फिर वो निर्धारित प्रारूप पर, जो उसका प्रारूप दिया रहता है, फॉर्मेट दिया रहता है, अगर उस पर आपने उसे नहीं बनाया है तो उस केस में भी आपको अनर्ह यानी कि आपको इनएलिजिबल अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपने क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है और उसमें आपका जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं किया है तो उसमें भी आपको इनएलिजिबल की कैटेगरी में रखा जाएगा। और यदि आपका जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है वो निर्धारित प्रारूप पर नहीं है और वैध नहीं है या फिर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी होने के कारण, अगर आपके 1 नवंबर के बाद आपका आरक्षण का डॉक्यूमेंट बन रहा है तो उस कैटेगरी में भी आपको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी इन्होंने चीज़ें यहाँ पर विज्ञापन में ही क्लियर कर दी गई हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। लास्ट में मैं प्रोविज़नल डिग्री के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके पास आपकी डिग्रीज़ नहीं हैं तो आप प्रोविज़नल डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी से उसी समय प्रोविज़नल डिग्री मिल जाती है और प्रोविज़नल डिग्री 6 महीने के लिए मान्य होती है, तो आप प्रोविज़नल डिग्री के बेसिस पे भी आवेदन कर सकते हैं। आपको प्रोविज़नल डिग्री की ज़ेरॉक्स कराकर सेल्फ अटेस्ट कराकर उसे आयोग को आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आपको आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है तो उस समय आपके पास आपकी डिग्री हो ये आप सुनिश्चित करें और अपनी परमानेंट डिग्री के लिए भी आप आवेदन कर लें। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।